हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को पता है बायोलॉजी की ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। टॉपिक टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो कि सीधे एग्जाम में रिलेवेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में अप्रोच होती है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बड़े सेशन की तुलना में मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में इसलिए डिवाइड किया कि ताकि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर कर पाओ, उनके प्रैक्टिस कर पाओ। आप, मैं ये कहता हूँ, रेगुलर बेसिस पे अगर आज इन वीडियोस को देखते हैं, अपने नोट्स खुद बनाते हैं। वैसे आप जाकर परचम क्लासेस पे हमारी पीडीएफ भी ले सकते हैं, बट अगर आप खुद बनाते हैं बहुत अच्छा है। बनाइए अपने नोट्स। सारे टॉपिक मैं करवा चुका हूँ आपको, वन टू वन स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करे हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट पे आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो सेशन है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोटोजोआ क्या है, उनमें न्यूट्रिशंस कैसे होते, उनका जो मूवमेंट है, ये जो प्रोटोजोआन ऑर्गेनिज्म है वो अपना मूवमेंट कैसे करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या उनसे होने वाली डिजीज कौन सी है, कौन से प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है। इन सारी चीजों को वन टू वन करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है। उससे पहले मैं आपको दे दूं, मेरे एक जनरल साइंस का कोर्स है। ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि मैंने इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में टॉपिक वाइज चीजों को कवर किया है। डिटेल में अच्छे नोट्स हैं, नोट्स के फॉर्म में मैंने पढ़ाया है। साथ में ही आप अपने डाउट मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। मेरा एक रेलवे आरपीएफ के रिगार्डिंग भी एक कोर्स है, वो भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं। हमारा एक इम्पोर्टेंट कोर्स भी है। क्या कोर्स है? वो है जीए का, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, ये सारे कवर हो रहे हैं। मॉक टेस्ट भी इसमें स्पेशली आपको मिल जाता है अलग से। सारे डिटेल क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। पूरी परचम की टीम में क्या करना है, जाना है, परचम क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं हमारे कोर्सेज। छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको चेंज कर सकता है। देखिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है लाइफ में, जैसे बिजनेस में, ऐसे ही ये हमारी स्टडी भी एक इन्वेस्टमेंट है। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ये जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोटोज और जोआन। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोज और जोआन, ये दो वर्ड। प्रोटोज का मतलब होता है प्रारंभिक, अर्ली, ठीक है। और जोआन्स यानी एनिमल्स, ठीक है। ऐसे जो शुरुआती जीवों की बात कर रहे हैं, शुरुआती एनिमल्स की बात कर रहे हैं, शुरुआती जंतुओं की बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ वर्ड ही इससे बना है। एक साइंटिस्ट थे 1818 में, 1818 में, 1818 में एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है। ये जर्मन साइंटिस्ट, इन्होंने बात, इनका नाम कहता है जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डकस। ध्यान रखना, प्रोटोजोआ की बात किसने की? जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डकस ने इस प्रोटोजोआ वर्ड को सबसे पहले बोला। और इन्होंने बोला कि ये जो एनिमल्स है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, आप इनको ऑर्गेनिज्म की काउंट करिए। ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल है, यानी फोटोसिंथेसिस करने में इनकी कैपेसिटी है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और कुछ, ऐसा नहीं सारे, कुछ 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 ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। अब फोटोसिंथेसिस का डायरेक्ट मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, इनमें कुछ ऐसे भी थे जो अपना खाना खुद बना सकते थे, ऑटोट्रोपिक नेचर के थे। लेकिन प्रोटोजोआस में आप देखोगे तो ज्यादातर क्या है, ज्यादातर ये हेटेरोट्रोपिक नेचर के हैं, पैरासाइटिक नेचर के हैं, दूसरों पे डिपेंड होने वाले हैं। तो हम प्रोटोफाइटा, है ना, हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोटोफाइटा भी बोलते हैं, यानी अर्ली प्लांट। प्रोटोजोआ ये वर्ड ऐसे ही आया। प्रोटोफाइटा भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। तो शुरुआती जीव, शुरुआती पादप, ऐसे बोल सकते हैं। ये थे गोल्डकस। इसके बाद ये आया कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म, ये अपना न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं। देखो, अगर मैं देखूं तो ज्यादातर प्रोटोजोआस देखें, या मैं कहूं कि ऑलमोस्ट जो प्रोटोजोआ हैं, ये क्या है? ये हेट्रोट्रोपिक नेचर के हो। हेट्रोट्रोपिक नेचर यानी किसी दूसरे पे डिपेंड, है ना। जैसे देखो, अब हेट्रोट्रोपिक में वैसे तो हम लोग तीन चीजों की स्टडी करते हैं। स्पेरोफाइटिक, जो मृत जीवों को और इनको खाकर, जैसे ये करते हैं अपना भोजन।
पैरासाइटिक किसी जीव पर निर्भर होकर उनको नुकसान पहुंचाना है। एक सिम्बायोटिक जो दूसरे के साथ बेनिफिशियल की बात करता है। लेकिन यहाँ जो हेटेरोट्रोपिक नेचर का है वो अपने न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, पैरासाइटिक के फॉर्म में लेते हैं, यानी वो दूसरे छोटे छोटे दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। आपको पता है ना, जैसे प्रोटोजोआ मलेरिया जो हो जाता है ना, वो मलेरिया का मच्छर हमें काटता है, प्रोटोजोआ मलेरिया प्रोटोजोआ क्या करता है, हमारी बॉडी से अपना न्यूट्रिशंस लेता है ना, यानी वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, पैरासाइटिक नेचर का है। अब अगर इन प्रोटोजोआन की बात करोगे या इन अर्ली एलिमेंट्स की बात करोगे तो इनका जो मूवमेंट है ये बहुत एग्जाम में आता है, मूवमेंट इन प्रोटोजोआन्स ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ जो ऑर्गेनिज्म है जैसे स्यूडोपोडिया है, फ्लैजिला है, चिलिया है, इनमें एक स्ट्रक्चर होती है। देखो अगर आप देखोगे ना, देखो छोटे छोटे फाइबर्स की तरह चिलिया है ना, अगर मैं फ्लैजिला देखो ये पूंछ की तरह स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं, ये इनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, मूवमेंट, ये चलते कैसे हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं। तो प्रोटोजोआन्स में जो ऑर्गेनिज्म में जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजिला शीला इनकी हेल्प से होता है। तो हमें पता लग गया इनके मूवमेंट के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो प्रोटोजोआन्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो अब रिप्रोडक्शन की दोनों कहानियां हैं, इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। प्रोटोजोआन्स ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली और एसेक्सुअली इन प्लाज्मोडियम, टैक्सोप्लाज्मा, एपिग्लोक्शन एटसेट्रा। द फॉर्मेशन एंड contraction of zygote lead to the formation of gametes by sexual reproduction। अगर मैं प्लाज्मोडियम की इन सब की बात करता हूं, प्लाज्मोडियम की बात करता हूं, टेक्सोप्लाज्मा की बात करता हूं, तो इनके जाइगोट्स का निर्माण होता है, इनमें जाइगोट्स बनते हैं और इन जाइगोट से है ना गेमेट्स का निर्माण होता है। और एक क्या है, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो हमें पता लग गया कि प्रोटोजोआन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, किस किस में, जैसे प्रोटोजोआन्स में देखने को मिलता है, टेक्सोप्लाज्मा में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे अमीबा है, अमीबा क्या है, ये भी एक प्रोटोजोआ है। तो अमीबा और दूसरे पैरासाइटिक जो प्रोटोजोआन्स हैं, हम उनमें देखते हैं कि उनमें बाइनरी फ्यूजन के द्वारा है ना, उनमें मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, ठीक है, उनमें बर्डिंग्स के द्वारा क्या होता है, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो हमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन देखने को मिले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या मेथड है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, मल्टीपल फ्यूजन या बर्डिंग्स के द्वारा। इनमें जैसे अमीबा और दूसरे पैरासाइटिक प्रोटोजोआस में ऐसा होता है। तो इनके एग्जांपल पे हमें पता लगे कि इनमें किस में होता है ऐसा, अमीबा में ऐसा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोटोजोआ हैं उनसे कौन से डिजीज से रिलेटेड है। तो इससे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ के, जैसे मैं प्लाज्मोडियम, फेल्सीपेरम, पी मलेरी, ओवेल, पी वेक्सिस, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए। मलेरिया कैसी डिजीज है, मलेरिया डिजीज है आपकी प्रोटोजोआ डिजीज। कैसी डिजीज है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के द्वारा ये डिजीज होती है। पेचिस डिजीज का आपने नाम सुना होगा ना, पेचिस डिजीज के लिए कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है, तो जो कौन सा प्रोटोजोआ, वो है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका क्या है, प्रोटोजोआ है जो क्या है, पेचिस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है। देखो प्रोटोजोआ हमने जब हमने डिजीज की बात की थी तो हमने वायरस डिजीज के बारे में थी, किस वायरस से कौन सी डिजीज होती है, किस बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है, ये दो हमने पढ़ा था। और हमने विटामिन इन सब के बारे में पढ़ा था कि किस न्यूट्रिशंस की कमी से कौन सी डिजीज होती है। अब तीसरा है एंट अमीबा जिंजोवेलिस, है ना, एंट अमीबा जिंजोवेलिस, ये जो है वो किस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पायरिया, पायरिया जानते हैं, पायरिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं बात करूं ट्रिप्टिनो, है ना, ट्रिपिनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपिनोसोमा गैम्बियंस हमारा स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज है ना, स्लीपिंग सिकनेस हमने बात की थी, मैंने बताया भी था स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। ट्रिपोसोमा गैम्बियंस, अगर मैं बात करूं लिस्मोनिया डोनोवानी, लिस्मोनिया डोनोवानी काला आजार, ठीक है, ब्लैक फीवर जिसको बोलते हैं, ब्लैक फीवर बोल दो, काला आजार बोल दो, लिस्मोनिया डोनोवानी इस प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अगर मैं टेक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, वो टेक्सोप्लाज्मोसिस या जिसे कहते हैं हमारी बॉडी में दर्द होने लगता है, हमें फीवर थकान महसूस होने लगती है, वो किसकी वजह से है,
टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो अगर प्रोटोजोआ हमें इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है, हमें ये डिजीज होती है। तो इस तरह से हमने प्रोटोजोआ डिजीज के बारे में बात की। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि जैसे ब्लैक फीवर है वो किससे होने वाला है, तो वो एक प्रोटोजोआ डिजीज है, वायरस डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, या पायरिया कैसे डिजीज है, या मलेरिया कैसे डिजीज है। इनके प्रोटोजोआस के बारे में बात कर सकते हैं कि कौन से प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जाता है कि जो अमीबा है, अमीबा में कौन-सा रिप्रोडक्शन है? तो अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके मेथड पूछते हैं कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, किसके द्वारा अमीबा में होता है? अमीबा में देखो स्ट्रक्चर कुछ भी होता है ना? अमीबा का कोई भी स्ट्रक्चर होता है। अमीबा में बहुत सारा स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर फिक्स है, अमीबा का ऐसा नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे प्रोटोजोआ की बात करते हैं, टैक्सोप्लाज्मा की बात करते हैं, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है प्रोटोजोआंस में। हम जब फ्लैजिला की बात करते हैं, देखो शिलिया, है ना? बहुत बार एग्जाम में आता है। ये मूवमेंट्स प्रोटोजोआंस ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। शिलिया के बारे में फ्लैजिला, है ना? फ्लैजिलम भी लिखते हैं, कई जगह फ्लैजिला लिखा होता है ना? सूडोपोड जो होता है अमीबा में आपने देखता होगा उसकी हेल्प से वो चलते हैं। तो ये मूवमेंट्स में मदद करने वाले हैं। हम न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो मैंने बताया कि ज्यादातर या मैं कहूँ ऑलमोस्ट जो भी प्रोटोजोआंस होते हैं वो हेटेरोट्रोफिक नेचर के होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। वो दूसरों पे निर्भर होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपना खाना, हम भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं क्या? बिल्कुल, दूसरों पे होते हैं, हम खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो हम खा रहे हैं वो तो दूसरों का ना। हम चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वो क्या करते हैं? कहीं से लाते हैं पेड़-पौधे से गेहूँ, अनाज, फिश, मीट, ये सारा क्या है? किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं हम भी। बिल्कुल। ये ध्यान रखना, हम खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि प्लांट तो खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, है ना? वो कहीं से लेने थोड़ी जाते हैं, लेकिन हम तो लेने जाते हैं प्लांट्स और एनिमल से, न्यूट्रिशन से। और मैंने जब बात की प्रोटोज़ोआ के बारे में, तो प्रोटोज़ोआ 2 वर्ड्स प्रोटोज़ और ज़ोआंस यानी प्रारंभिक या अर्ली एनिमल्स की बात करते हैं। गोल्ड कस्ट जो साइंटिस्ट इन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया, उनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। इनमें कुछ फोटोसिंथेसिस कैपेबल होते हैं, इसलिए उनको प्रोटोफाइटा देखो बहुत बार पूछा जाता है। प्रोटो प्रोटोफाइटा का क्या है? प्रोटोफाइटा का मतलब होता है अर्ली प्लांट, है ना? शुरुआती पादप जिनके बारे में बात करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब शुरुआती पादप में क्या होगा? उनमें कुछ-कुछ कैपेसिटी होगी फोटोसिंथेसिस की, वो ज़्यादा डेवलप नहीं होगी शुरुआती, क्योंकि हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी वो कुछ ऐसी तो थी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3, 4, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है? तभी भी हम क्या करते हैं? वो यूनिसेल्युलर मल्टी यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, फिर हम मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक्स, इस तरह से स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही है, ये अर्ली प्लांट्स की बात भी करते हैं। ध्यान रखना, मैंने फंगई की बात कर ली है अभी तक। अगर मैंने बात किया आपको फंगई टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, ठीक है? मैंने आपके बारे में वायरस के बारे में बात कर दी है। अगर मैं बात करूँ, मैंने प्रोटोजोआ के बारे में बात कर दी है, मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर दी है, मैंने प्लांट किंगडम के बारे में बात कर दी है। तो अब मेरा जो टॉपिक आने वाला है वो है एनिमल किंगडम। हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे, हम न्यूट्रिशंस की बात करेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिशंस कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, तो उनके बारे में क्लासिफिकेशन आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए। अपने टॉपिक जो आप चाहते हैं कि आप वो पहले कवर करना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मेरा टॉपिक वाइज सेशन इसी तरह से मैंने बहुत सारी सुंदर-सुंदर पीपीटीज़ में आपके लिए पढ़ाया है, ताकि आपके नोट्स के फॉर्म में आप चीज़ों को जल्दी से कवर कर पाएँ। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।